चलिए पढ़ाई वढ़ाई। सेंटर ऑफ हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रिंग। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में चलेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। चलिए आगे बढ़े। देखिए एक सर्कुलर रिंग है, ध्यान से देखिए, अभी लिखना नहीं है, ध्यान से फोकस कीजिए, यहां पर आंसर आएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक सर्कुलर रिंग है, सेंटर पॉइंट O हो गया और मान लीजिए रेडियस उसका R है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट। अब इस सेंटर पॉइंट O है और ये रिंग है, रेडियस R है। इसमें हम लोग बात करेंगे चार्ज का, तो Q अमाउंट का चार्ज है लेंथ L पर, तो लेंथ L हमें पता है, जैसे L कितना होगा 2 पाई R इसका लेंथ होगा और उस टोटल लेंथ पर चार्ज कितना है Q। अब इस चार्ज Q के कारण हमें इस सेंटर पॉइंट O पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो L हो गया 2 पाई R, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट किस पर, O पर। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पर भी उसी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो हमको क्या लेना होगा, एलिमेंटल रिंग लेना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से थीटा एंगल पर हम एलिमेंटल रिंग लेते हैं, ये थीटा एंगल हो गया, ये डी थीटा हो गया। तो ये जो रिंग है, इस रिंग का ये जो एलिमेंटल रिंग है, इसका ये लेंथ हो गया, तो ये कितना होगा, आर डी थीटा होगा, ये लेंथ होगा ना। अभी इस आर डी थीटा जो लेंथ है, इस लेंथ का चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो हम कह सकते हैं कि एल लेंथ पर चार्ज कितना है, क्यू, तो यूनिट लेंथ पर क्यू बाई एल। तो हमें कितने पे चाहिए, डी एक्स लेंथ, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, आर डी थीटा। तो हम यहां पर लेते हैं आर डी थीटा लेंथ पर, तो क्यू बाई एल इंटू आर डी थीटा होगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, है ना। यानी कि डी एक्स लेंथ जो कि हमारा आर डी थीटा लेंथ है, इस आर डी थीटा लेंथ पर कितना चार्ज होगा, आर डी थीटा लेंथ पर चार्ज जो होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगा ना, जो कि डी क्यू चार्ज होगा। बोलिए हाँ या नहीं, यही डी क्यू चार्ज होगा ना। अब ये छोटा सा जो डी क्यू चार्ज है वो इस पॉइंट पर फोर्स लगाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसके कारण डी। तो डी ही बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा ना। तो इसके कारण इस डायरेक्शन में ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक। एक इसका कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में आएगा। सिमिलरली इधर भी होंगे, ऐसा कुछ इधर भी होगा ना, ठीक है। और आपको देखकर सिमेट्री क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, बताइए, सिमेट्री देखकर क्या लग रहा है, कोई बता सकता है सिमेट्री देख करके, बोलो। फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, क्या जो स्मॉल एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये छोटे से एलिमेंटल लेंथ के लिए, क्योंकि पूरा लेंथ लेंगे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगा, तो छोटा सा एलिमेंटल लेंथ आर डी थीटा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये जितना है उतना ही इसका भी है,
ठीक है, और सब तरफ से लगेगा, यहां पर कोई एलिमेंटल लेंथ लेंगे तो उसका फील्ड ऊपर जाएगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि सारे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग रॉड लेंगे, जो सॉरी रिंग लेंगे, तो रिंग में हम सारा 360 एंगल लेंगे, तो सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं छोटे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि वेक्टर है ना। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर इधर है इस डायरेक्शन में, और उतना ही अमाउंट का वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, डी ई बराबर कितना, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो वो एक दूसरे को नलिफाई कर लेंगे या न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं दीज ऑल स्मॉल एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, डीई will neutralize each other in order to achieve net electric field, और वो क्या होगा, जीरो। यानी कि ई नेट किस जगह पर, ओ पर क्या मिलेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फॉर अ रिंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी जीरो, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो लास्ट का स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं कि फॉर अ रिंग, या फिर सर्कुलर रिंग कह लीजिए, सर्कुलर रिंग the net electric field at the center of the ring always be जीरो। क्या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा, हाँ बोलिए, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा क्या, फोर्स विल ऑल्सो बी जीरो, कहां, एट द सेंटर। इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स उठते रहते हैं इस पर। कहेगा कि जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, या फिर नेगेटिव होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पार्टिकल्स हैं, उनके पास जो चार्ज है उसके कारण नेट इफेक्ट कहाँ पर, इस पर नेट इफेक्ट क्या आया, इस सेंटर पॉइंट पे जीरो आ गया। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इधर डायरेक्शन था, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर डायरेक्शन था, नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का अपवर्ड डायरेक्शन था, सारे एक दूसरे को ऐड करके जीरो हो गए। तो इसके सेंटर पॉइंट पर तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिला इस सर्कुलर रिंग में। इस सर्कुलर रिंग का रेडियस मान लीजिए आर है, और इस पर जो टोटल लेंथ है 2πr, और इस पर टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो क्या है, क्यू मान लीजिए कि 10 कूलम है, एक मान लीजिए बात करें तो 10 पॉजिटिव चार्ज है कूलम, तो ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वही क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से x दूरी पर, सेंटर पॉइंट से x दूरी, या मान लीजिए कोई दूरी पर, मान लीजिए d डिस्टेंस पर, यहां से d डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर इस सर्कुलर रिंग के कारण जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना है। तो ये सर्कुलर रिंग है, अब ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हम किसी एक पॉइंट पे ले रहे हैं, ये पॉइंट को मान ले रहे हैं हम P, तो P पॉइंट पर इस एंड के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस एंड के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस एंड के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस एंड के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके कारण हल्का ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि सेंटर यहाँ है, सेंटर से नीचे है ये, तो इसका इफेक्ट ऊपर जाएगा। ये ऊपर है सेंटर से, तो ये इसका इफेक्ट नीचे जाएगा। ये सेंटर से आगे है तो इसका इफेक्ट पीछे की तरफ जाएगा,
और ये सेंटर से पीछे, इसका इफेक्ट आगे की तरफ जाएगा। तो सेंटर पे इस पॉइंट पे निकालना है जो कि इसके सेंटर से कितना दूरी पर है, x दूरी पर है, d दूरी पर है, जो मान सकते हैं आप मान लीजिए। समझ गए? यही डेरिवेशन 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, समझ पाए इस बात को? तो उस रिंग को अभी आप देख रहे हैं, अभी जो मैंने बनाया था वो ऐसे बनाया था, अब जो हम बनाने वाले हैं वो ऐसे बनाने वाले हैं। तो ऐसे बनाने वाले हैं तो आपको ये पूरा रिंग सर्कुलर नहीं दिखेगा, आपको कुछ क्या किस तरह से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और इसमें यहां पर इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं जो कि उसके सेंटर से x दूरी पर है। बात समझ पाए? अब डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, तो डायग्राम में हमको ऐसे बढ़ना है आगे। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कैसा डायग्राम बना है? ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया, देख के लग रहा है सेंटर? अब नहीं सर, थोड़ा पीछे हो गया, पहले कर लीजिए सब। अब ठीक है? हाँ, नहीं नहीं सर, बात नहीं बनी, ऐसे से कर दीजिए। हो गया अब? ठीक है, मान लीजिए इस सेंटर पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, ओ। ये रेडियस उसका आर है, तो ये कितना होगा अंकित? हाँ बोलो, आर होगा, ये भी आर, ये भी आर है। हाँ, ये आर है तो ये भी आर होगा, इसका दुगना है ये। क्यों? दिल कह रहा है तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का दूरी तो आर है, तो यहां ये तो सर्कमफ्रेंस का दूरी ज्यादा लग रहा है। वो अपना अपना विचार है। हाँ, कौन से एंगल से तुम देख रहे हो? ऐसे करके क्या? बोलो, हमको सच जानना है, बताओ। तुम नहीं बताओ तो खुशी बता देगी फिर, बोलो जल्दी। ये तुमको ज्यादा लंबा नजर नहीं आ रहा है और ये छोटा नजर आ रहा है, सब क्लियर है? तुमको क्लियर है? कैसे आ रही होगा? तो ये छोटा क्यों नजर आ रहा है? टिल्ट है इसलिए। ठीक, दिमाग ठीक ठाक है, बस पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरा फीडबैक है। गुस्साते हैं सर, लेकिन आदमी ठीक है। आइए, चार्ज क्यू, लेंथ एल। अब आप एल निकाल सकते हैं 2 पाई आर। ठीक है, अब इसे एक्सिस से हम लोग आगे जा रहे हैं, ये उसका एक्सिस है। ठीक है, अब एक्सिस के किसी पॉइंट पे हम लेते हैं, मान लीजिए यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम पी रख देते हैं। तो एक्सिस, ये सेंटर पॉइंट से उसका एक्सिस का दूरी हो गया। अब ये पॉइंट को हम ले रहे हैं, ये दूरी को हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एक्स। ठीक है, एक्स हम अपने पोजीशन पे मान रहे हैं, इस पोजीशन को थोड़ा सा और नज़दीक कर देते हैं, ड्राइंग बनने में आसानी होगी। आप पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो रिंग है किस प्लेन में है? हाँ, हाँ, किसमें है? हैं? बोलो जल्दी। एक्स वाई में है? अरे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वाई जेड प्लेन में होगा ना। अरे रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, एक्स एक्सिस ऐसे है, तो ये कौन सा प्लेन हुआ? वाई जेड हुआ ना। अरे जो भी कोई भी रिंग हो या डिस्क हो, उसका फेस जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको छोड़ करके वो प्लेन में होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये जो है ना, ये मान लीजिए कि आपके समझने के लिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो पेन है ये किस प्लेन में आ गया?
प्लेन जो ये जो निकला हुआ है रॉड, मान लेते हैं कि ये रॉड जो इस डायरेक्शन में है, तो ये किस एक्सिस के लॉन्ग हो गया? जेड के लॉन्ग हो गया ना, क्योंकि ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो ये जेड के लॉन्ग हो गया। अब जैसे सर्कुलर रिंग है, लो जी फिर अपना लेके आया करो सर। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और इस तरह से ये, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस ऊपर होगा, जेड एक्सिस इधर होगा, तो ये एक्स जेड प्लेन में हुआ कि नहीं हुआ? देख रहे हैं, जहां भी ये इधर एक्स एक्सिस हो गया और इधर वाई एक्सिस हो गया, तो इधर जेड एक्सिस हुआ, तो ये रिंग जो होगा वो एक्स वाई जेड में होगा ना। जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उस एक्सिस छोड़ करके दो प्लेन में होगा, मतलब एक्स वाई में या फिर वाई जेड में, जो भी बनेगा उसके। समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए, तो अब यहां पर इस पॉइंट को हम पी का नाम दे रहे हैं, पी नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर। हमारा सपना क्या है? हमारा सपना है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। आज हम उस सपने को साकार करेंगे, ठीक है। तो आइए, वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर? एट पॉइंट, कोई नहीं बोल रहा है। किसी का सपना नहीं है क्या ये? यही निकालना सपना है। खाली मूर्ख बना रहा है मास्टर। आइए चलिए कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर छोटा सा ये भी रेडियस आ रही होगा। अब यहां ना लें, थोड़ा सा समझने के लिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस आ रही होगी, ठीक है। अब यहां पर छोटा सा एलिमेंटल लेंथ, और इस लेंथ को कह रहे हैं, जहां पर वो कर्व ले रहा है उस लेंथ को, तो इस लेंथ को हम डीएल मानेंगे, ठीक है। डीएल लेंथ ले रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि एल लेंथ पर चार्ज कितना है? क्यू। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज क्यू बाई एल। हमको कितने पे चाहिए? डीएल लेंथ पर, तो क्यू बाई एल इंटू डीएल, ठीक है। और इतने से जो लेंथ पे चार्ज होगा उसका हम क्या कहेंगे? डी क्यू कहेंगे। और ये क्या होगा? लैम्डा इंटू डीएल होगा। बोलिए, अरे यही तो करते आ रहे हैं शुरू से, ठीक। तो यहां पर लैम्डा इंटू डीएल बराबर डी क्यू हो गया। अब हमको इस चार्ज के कारण यहां पर हमको फील्ड देखना है, तो ये डायरेक्शन होगा फील्ड का, होगा। ये डीई होगा, ठीक। और डी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बोलिए, डी का मैग्नीट्यूड कितना? के डी क्यू बाई, क्योंकि हम शुरू से यही पढ़ते आए हैं सर, आर स्क्वायर ही होगा। ये लेंथ कितना है और ये, तो ये कितना होगा? होगा ऐसा, तो यहां पर होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, होगा। जो अच्छा लगे वो नहीं बोलना है, जो सच है वो बोलना है, ठीक है। हो गया ये वैल्यू, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब इसका हम लोग एक y कंपोनेंट ले सकते हैं और एक x कंपोनेंट ले सकते हैं। तो x कंपोनेंट कितना होगा? डी कॉस थीटा, और यही क्या बनेगा? डी एक्स होगा। बोलिए हाँ। और ये y बनेगा यहां पर, ठीक है। और ये डी वाई बराबर डी साइन थीटा होगा ऐसा, ठीक। तो डी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा वर्टिकल नहीं है, ये होगा डी साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर इसके पास, तो इसके कारण तो ये आ गया। अब यहां वाला जो एलिमेंटल लेंथ होगा उसके कारण भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये डीई ये भी होगा, और ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो इसके इस एक्सिस पे एक और होगा डीई कॉस थीटा, और वो भी क्या होगा? डीई एक्स होगा। और एक वर्टिकल होगा क्या वर्टिकल? तो वर्टिकल होगा, उसका भी नाम क्या होगा? डीई वाई बराबर डीई साइन थीटा होगा।
होगा, और यहां पर ये दोनों बैलेंस ऐड हो जाएंगे। एक हमने लिया यहां पर, एक लिया यहां पर, ठीक है। उसी तरह एक इधर से भी होगा, एक इधर से भी होगा। सारे फोर्सेस का समेशन, फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन वाई एक्सिस में 0 हो जाएगा और सिर्फ किधर होगा, होगा। ये मानते हैं इस बात को? तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम लिखेंगे डीई नेट, डीई नेट बराबर क्या होगा, डीई एक्स प्लस डीई वाई होगा, ठीक है। और यदि हम डीई वाई कर रहे हैं और यदि हम लिखना चाहते हैं ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई वाई, होगा क्या? देखिए ध्यान से, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एरो के साथ ले रहे हैं, तो डी वाई होगा, और डी वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा होगा, होगा, ठीक है। तो ये सारी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन क्या होगा, 0 होगा। रीजन क्या है, बिकॉज द स्मॉल एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड DE, स्मॉल एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड DE will be balanced in y axis due to axis symmetrical, क्या होगा, एक्सिस सिमेट्रिकल, एक्सिस सिमेट्रिकल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास DE जो है वो x बचा, और DEX क्या होगा, DE cos थीटा। और यदि हम बात करेंगे E नेट किधर, x का, तो किधर होगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन DE cos थीटा, DE cos थीटा। और डी कॉस थीटा की जगह पर अब थीटा का वैल्यू हम अलग से पुट करेंगे, तो ये टोटल नेट एक्स आएगा। और यदि ई लेंगे, ई बराबर हो जाएगा ई वाई प्लस ई एक्स, तो ये तो 0 है, और ये आएगा कितना, ई एक्स। अब इसको सॉल्व करना बाकी है हमें, समझ पा रहे हैं इतना? यहां पर हमने जो किया वो समझ पाए। जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। चूंकि एक्स वाई के कारण क्या होगा, 0, सारे फोर्सेस का वाई कंपोनेंट, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट 0 होगा, जो भी होगा वो एक्स का होगा, क्योंकि एक्स सिमेट्री है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो सारे एड ऑन हो जाएंगे। तो एड ऑन होने के बाद वो यहाँ पर ऐड होकर के डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन में थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, हम एक्स में रखते हैं टर्म, पहले यहां तक लिख लीजिए सब लोग, लिखिए उसको, हम थीटा को हम रख लेंगे एक्स के टर्म में। कैसे आएगा देखिए, देखिए यहां पर लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई, बोलो, एल, यानी कि 2 पाई आर है ना,
लैम्डा बराबर, तो Q बाई एल वहाँ पुट करें तो आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू के क्यू बाई 2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू 2πr। क्या आ जाएगा आई कैप, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा के क्यू एक्स डिवीजन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप। ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ये ध्यान रखना है। जब हम पूछेंगे तो आपको इसका जवाब देना है, यानी कि कोई सर्कुलर रिंग है, उसका रेडियस कितना है r, और ध्यान से 2 मिनट रुक जाइए फिर लिख लीजिएगा आराम से, समझिए पहले 2 मिनट। देखिए इस एक्सप्रेशन में k क्या है, k हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट है, ठीक है। q क्या है, उस रिंग का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। x क्या है, उस रिंग का सेंटर, यानी उसका जो सेंटर पॉइंट है जहां से एक्सिस पास करता है, उस रिंग का सेंटर पॉइंट से एक्सिस पर कोई डिस्टेंस p लिया गया है, तो कितने डिस्टेंस पर है वो x पर, तो x है। यदि x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि नीचे में भी x है और ये ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर q हो गया, k हो गया, और q के बढ़ने से यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, चार्ज बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। उसके बाद r क्या है, उस सर्कुलर रिंग का रेडियस हो गया। ये सारे एक्सप्रेशन इसी में आ गए। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि कोई सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन q है, तो x डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, k q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एकदम रटा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको आगे जाकर, ठीक है। चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने इसको राउंड अप किया है, उसी तरह आप भी इसको राउंड अप कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड हो या नीट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहता है, ध्यान से देखिए, यहां पर लिख ली सब लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, प्लस क्यू चार्ज है। अभी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से यहां देखिए। ये हो गया एक पर्टिकुलर कोई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है ना, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन अभी लिखना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है, रुक जाइए सब लोग, बस इतना ही हमारे लिए समझना जरूरी था मास्टर। ध्यान से देखिए, यहां पर ये हो गया सेंटर पॉइंट, तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन करते समय बहुत यूज होगा ये। अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन समय आप कंफ्यूज होंगे डायरेक्शन क्या होना चाहिए। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस originate at center and terminate at infinity। इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होगा, और ऑरिजिनेट कहाँ से होगा, सेंटर से, यानी कि सेंटर से निकलेगा। जैसे प्रकाश सोर्स, जो लाइट सोर्स है, वहाँ क्या होता है, लाइट ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, सोर्स से, और टर्मिनेट कहाँ जाके होता है, इन्फिनिटी पर।
जैसे सन ही को ले लीजिए, लाइट सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस, जो वहाँ पर एनर्जी लाइंस निकले, वो सोर्स है, तो वहाँ से निकला और सराउंडिंग तक फैला और लास्ट में इन्फिनिटी पे जाकर एंड हो गया। ठीक है, तो वो हमारा पॉजिटिव एनर्जी की तरह ट्रीट कर रहा है वो, क्योंकि वहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस की बात कर रहे हैं। जैसे इसी रूम में कोई कैंडल मान लीजिए हम जला देते हैं, जैसे ये लाइट ही है, तो मान लीजिए इस रूम में पूरा लाइट अंधेरा करके और कैंडल जला दे, तो कैंडल हमारा सोर्स होगा और वहाँ से लाइट ऑरिजिनेट होगा और एंड कहाँ होगा, सराउंडिंग्स के लास्ट में जाकर इन्फिनिटी पर। तो सेम उसी तरह का फीचर है यहाँ पर, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस सेंटर से दूर जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब सेकंड में आ जाएगी। सेकंड में मान लीजिए कि ये चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस भी उसी तरह बनाएंगे। ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहां पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द चार्ज। तो इस केस में हम लिख सकते हैं, इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate at infinity and terminate at center of the charge। ठीक है, यानी कि हमेशा यह सेंटर की तरफ आएगा और कहाँ से चलेगा, इन्फिनिटी से चलेगा। तो इस तरह से आप इसको एक तरह से समझिए कि यदि हम दोनों चार्जेस को यहाँ नज़दीक रख दें, ठीक है, दोनों चार्ज को नज़दीक, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन निकला, ध्यान दीजिएगा, इसको बनाते समय कभी भी लाइन को कट मत करिएगा, एक दूसरे से कट कीजिएगा तो 2 नंबर की जगह पर जो आपने सही किया है ना, सही कॉपी में लिखा होगा ना, उसको भी जाकर चेक करके ना नेगेटिव कर देगा। समझ पाए हैं? हाँ, बात को समझ पाए? इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा और एक क्लोज लूप में काम भी नहीं करेगा। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर बताएंगे तो वो क्लोज लूप में काम करेगा, और क्यों करेगा वो भी बताएंगे। समझ गए? अभी आपको ये समझना है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट हो रहे हैं और टर्मिनेट कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये इन्फिनिटी सोर्स है, ठीक है, और इसके लिए ये इन्फिनिटी सिंक है। सिंक मतलब जहां जाके टर्मिनेट हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्लियर है? इसको राइट डाउन कीजिए। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज represents नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, यहां पर
जैसे मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे है, और सपोज करें कि मतलब किसी पॉइंट पर हम चेक करें, तो मान लीजिए कि यहाँ पर किसी पॉइंट पे बात करते हैं, एक चार्ज हमारा Q1 है, एक चार्ज Q1 है और यहाँ एक चार्ज Q2 है। तो ये दो चार्ज के कारण यहाँ पर एक कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर E1 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर E2। तो इन दोनों के नेट इफेक्ट एक होगा फील्ड का, और वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये हो गया और एक ये, तो इसका नेट इफेक्ट यहां से प्रोड्यूस होगा कि नहीं? तो ये जो नेट, ये हो गया E और ये हो गया E1 E2, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहे हैं, मान लीजिए ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये E नेट को रिप्रेजेंट करता है। नेट कहने का मतलब कई चार्जेस होंगे आसपास, उस सारे चार्जेस के कारण जो समेट ऐड करके वेक्टर जिससे जैसे ऐड होगा, तो ऐड करके जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगे वो नेट इलेक्ट्रिक लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस चार्ज के कारण है या इस चार्ज के कारण है, ये दोनों के नेट इफेक्ट के कारण है, समझे? तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये दोनों चार्जेस का वेक्टर एडिशन है, क्योंकि दो चार्ज के कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे और उनका एक नेट इफेक्ट होगा, जो कि उस रीजन में दोनों चार्जेस डोमिनेट कर रहे हैं, तो दोनों का नेट इफेक्ट होगा और वो नेट इफेक्ट ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दिखेगा। समझ गए? तो इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितने चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका नेट इफेक्ट। तो ये जो होगा ये ई नेट होगा। ये ई नेट किसका समेशन है? समेशन ऑफ E1 प्लस समेशन ऑफ E2। ठीक है, तो ये नेट इफेक्ट होगा। और लाइंस कैसे होंगे? लाइंस ऑलवेज बी इमेजिनरी। कैसे लाइन होंगे? इमेजिनरी, दिखेगा ही नहीं। मान लीजिए सपोज करें कि बाहर में वायर क्रॉस कर रहा है रोड के पास, उस वायर का जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है वो हाई इंटेंसिटी का हो, तो उसका फील्ड भी बड़ा होगा। और उस फील्ड में मान लीजिए सपोज करें कि इस रूम तक उसका फील्ड है, तो यहाँ पर हम कोई भी चार्ज रखेंगे, तो यदि उसका फील्ड उस वायर से दूर जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके डायरेक्शन में जाएगा, और यदि नेगेटिव चार्ज देंगे यहाँ रखेंगे तो वायर उसको अट्रैक्ट कर लेगा। समझ गए? तो उस पर जो इफेक्ट आ रहा है इस चार्ज पर, वो नेट फोर्स किसके कारण आ रहा है? पूरे के पूरे चार्ज के कारण आ रहा है। और सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उसका नेट इफेक्ट उस पर प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब वो कि जब चार्ज को हम किसी फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस तभी करेगा जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मिलेगा। क्योंकि हमको हमारे पास क्या है? F = QE है। तो यदि ये नेट फोर्स है, मान लीजिए उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स है, तब ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी तो वो नेट फोर्स कहलाएगा। जैसे आप याद कीजिए F क्या था? ma। तो जब फोर्स नेट फोर्स था तो एक्सेलरेशन भी तो नेट एक्सेलरेशन था। उसी तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेट होगा जिस पर चार्ज पर लगेगा, वो टेस्ट चार्ज पर, तो वो क्यों लगेगा? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा। समझ पाए? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? सारे जो चार्जेस हैं सबका समेशन ऐड करने से, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो भी किसी पॉइंट पर हम देखना चाहेंगे तो वो कभी भी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? मतलब फील्ड एट ए पॉइंट फील्ड will be, field lines will be effect of summation of all electric lines। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी इफेक्ट ऑफ समेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, एक इसके बाद हो गया। 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, हमको इस पॉइंट पर पता करना है कि उसका डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना डायरेक्शन होगा, तो इस पॉइंट पे हमको पता करना है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा द टेंजेंट represent the direction of net electric field at a point, ठीक है, पॉइंट मान लेते हैं P है ये। तो उस पॉइंट P पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। आ जाइए 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other. They always move parallel. हमेशा किधर मूव करेगा, पैरेलल मूव करेगा। अब एक चीज आ जाइए 6 नंबर। एक पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए, ये हो गया, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को बी कह रहे हैं, इस पॉइंट को सी कह रहे हैं। E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, उसको देने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पॉइंट सी कहाँ ज़्यादा होगा, ए पे ज़्यादा होगा, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दैट इज द प्लेस वेयर electric lines are more closer, the intensity will be higher, इंटेंसिटी वहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा नज़दीक है लाइंस तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा और सी के जगह पर तीनों में सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम कहाँ होगा, सी पर, क्योंकि लाइंस दूर हैं। लाइंस दूर होने से नेट इंटेंसिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस नज़दीक हैं तो ज़्यादा हो। लिखिए, सबको राइट डाउन कीजिए। क्या हुआ, कुछ तो बात कर रहे थे, हैं? कुछ तो बात चल रहा था।